नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 19 दिसंबर को होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से पहले आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक ऐसा बयान सामने आया है जो विपक्षी गठबंधन की टेंशन बढ़ा सकता है। दरअसल पंजाब के बठिंडा में एक रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने 13 की 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। बता दें कि पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। अब ऐसे में सीएम केजरीवाल के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में एक बार फिर तकरार बढ़ सकती है। वहीं दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वहां कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर चुकी है। नागपुर की एक सोलर फैक्ट्री में हुए धमाके में 9 लोगों की मौत के बाद उनके परिजन बेहद परेशान हैं। दरअसल फैक्ट्री के बाहर बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे कर्मचारियों के परिजनों का कहना है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जा रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके में मारे गए 9 कर्मचारियों के शव अभी भी फैक्ट्री परिसर के अंदर ही हैं और फैक्ट्री के गेट पर कई एम्बुलेंस मौजूद हैं। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं। लोगों की मांग है कि उन्हें फैक्ट्री के भीतर जाने दिया जाए। इस बीच धमाके में मारी गई आरती सहारे के पिता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें सुबह करीब 9:30 बजे उनकी बेटी की मौत की खबर मिली थी और उसके बाद से वह आगे की जानकारी का अभी तक इंतजार कर रहे हैं। हालात को देखते हुए घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बता दें कि यह सोलर इंडस्ट्रीज फैक्ट्री सेना के लिए ड्रोन्स और विस्फोटक बनाती है। नागपुर में सोलर फैक्ट्री में हुए धमाके पर दुख जताते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए राज्य सरकार की ओर से परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। फडणवीस ने लिखा कि राज्य सरकार इस मुश्किल वक्त में प्रभावितों के परिजनों के साथ खड़ी है। खालिस्तानी आतंकियों की हत्या करने की साजिश के आरोपों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका और कनाडा के मुद्दे एक जैसे नहीं हैं। उन्होंने आज रविवार को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अमेरिका ने इससे जुड़ी कुछ जानकारी दी है। आरोपों में अंतर बताते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत अन्य देशों द्वारा उठाए गए विशिष्ट मुद्दों पर गौर करने के लिए हमेशा तैयार है। हम हमेशा से इसे देखने के लिए तैयार रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका कुछ मुद्दा उठाता है तो ज़रूरी नहीं कि दोनों मुद्दे एक जैसे हों। जब कनाडा ने मुद्दा उठाया तो यूएस ने हमें कुछ खास बातें बताईं। हर कोई जानता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ के लोग जिम्मेदार हैं और विवेक से ही काम करते हैं। बता दें कि अमेरिका और कनाडा दोनों ने ही खालिस्तानी आतंकियों की हत्या के मामले में भारत पर आरोप लगाए हैं। हालांकि अमेरिका ने इससे जुड़े कुछ सबूत भारत को दिए हैं, जबकि कनाडा की ओर से कोई सबूत नहीं दिया गया। ऐसे में भारत अमेरिकी जांच में सहयोग कर रहा है और उसने कनाडा के आरोपों को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया है। बेंगलुरु के नेशनल लॉ कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आज रविवार को भारत के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कानूनों को घरों के भीतर मौजूद लैंगिक असमानता को दूर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अधिकारों के उल्लंघन के लिए निष्ठा की आड़ नहीं ली जा सकती। सीजेआई ने कहा कि सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए कानून के उद्देश्य का विस्तार किया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता में प्रावधान है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति झगड़े में पड़कर सार्वजनिक शांति भंग करते हैं तो उन्हें अपराध करने वाला कहा जाता है। सीजेआई ने कहा कि यह तभी दंडनीय है जब सार्वजनिक स्थल पर हो, अन्यथा नहीं। इस प्रकार कानून का जोर केवल झगड़ों, अंतर्निहित गुण या दोष पर नहीं है, बल्कि इस पर है कि यह कहाँ हो रहा है। एक संवैधानिक रूप से शासित समाज को सार्वजनिक और निजी की इस बाइनरी से परे देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक और निजी चीज़ों के इस विरोधाभास ने कई वर्षों से हमारे कानूनों को नारीवादी और आर्थिक आलोचना का आधार बनाया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के अस्तित्व के लिए इसे इन दोनों स्थानों में मौजूद होना चाहिए। देश के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुई कांग्रेस की हार को लेकर पार्टी नेता पी चिदम्बरम ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि भाजपा हर चुनाव ऐसे लड़ती है जैसे यह आखिरी हो और विपक्षी दलों को इसे समझना होगा। चिदम्बरम ने कहा कि 3 राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की इस तरह की हार का कोई सोच भी नहीं सकता था। ये परिणाम बेहद चिंताजनक हैं और मुझे विश्वास है कि पार्टी का नेतृत्व इन कमजोरियों को दूर करेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 4 बड़े राज्यों में पार्टी का 40% वोट शेयर बरकरार रहा, जो कि खुशी की बात है। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी करने वाले सर्वेक्षणों पर चिदम्बरम ने कहा कि हवा भाजपा के पक्ष में है, लेकिन हवाएं दिशा बदल सकती हैं। भाजपा कभी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, वह ऐसे लड़ती है जैसे कि यह आखिरी लड़ाई हो। विपक्षी दलों को भी ऐसा ही करना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कल शनिवार को एक प्राइवेट स्कूल के स्पोर्ट्स मीट में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों और उनके परिवार वालों को सलाह दी कि बच्चों को डिग्री जरूर लेनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि डिग्री बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही उन्होंने फर्जी डिग्री लेने वालों पर भी तंज कसा। तेजस्वी यादव ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि उनके माता पिता दोनों ही मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहते तो डिग्री मिल जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बहुत से लोग हैं जो फर्जी डिग्री लेकर घूम रहे हैं। संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सुरक्षा में भारी चूक है। गृहमंत्री पहले ही यह स्वीकार कर चुके हैं और यह बहुत गंभीर मामला है। उन्हें मामले की जांच करने दीजिए। विपक्ष पहले ही इस मुद्दे को उठा चुका है और इसलिए टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन को निलंबित कर दिया गया। अन्य कांग्रेस और डीएमके सांसदों को भी निलंबित कर दिया गया। बता दें कि ममता बनर्जी ने यह बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरने से पहले कही। दरअसल वह विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना हुई हैं, जहां वह पश्चिम बंगाल की बकाया धन राशि जारी करने की मांग को लेकर इंडिया की बैठक के बाद 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगी। संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी मामले पर बहस से भाग रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 13 दिसंबर को लोकसभा में घटना पर प्रधानमंत्री ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उनका कहना है कि इस मामले पर बहस की नहीं बल्कि जांच की जरूरत है और जांच चल रही है। जयराम रमेश ने कहा कि बुधवार 13 दिसंबर को जो हुआ और जिस तरह से हुआ उसे लेकर इंडिया अलायंस की सभी पार्टियां गृह मंत्री के बयान की मांग कर रही हैं और यह मांग आगे भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मामले पर बहस से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर को लोकसभा में घुसने वाले आरोपियों को प्रवेश दिलाने में मदद करने वाले मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा की भूमिका पर सवाल उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में उत्पात मचाने वाले 2 आरोपियों सागर शर्मा और मनोरंजन डी के पास बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के रेफरेंस वाला विजिटर पास था। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज 17 दिसंबर रविवार को जोहान्सबर्ग में खेला गया, जहां भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम को 8 विकेट से हरा दिया है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 117 रनों का टारगेट रखा था। वहीं इस टारगेट का पीछा करने मैदान में उतरी भारतीय टीम ने 16.4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर इसे आसानी से हासिल कर लिया और वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में जीत दर्ज की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। आज 17 दिसंबर रविवार को वह दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार किए जाने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री साय कैबिनेट विस्तार के लिए ही दिल्ली जा रहे हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में अलग अलग विभाग के मंत्रियों का नाम साफ हो जाएगा और जल्द ही इन मंत्रियों को पद की शपथ दिलाए जाने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन करते दौरान वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ गया है और डायमंड भी कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इस डायमंड की चमक के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारतों की चमक फीकी पड़ रही है। अब दुनिया में कोई भी कहेगा डायमंड बोर्स तो सूरत का नाम साथ आएगा, भारत का नाम भी साथ आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि सूरत डायमंड बोर्स भारतीय डिजाइन, भारतीय डिजाइनर्स, भारतीय मटेरियल और भारतीय कॉन्सेप्ट के सामर्थ्य को दिखाता है।
ये बिल्डिंग नए भारत के नए सामर्थ्य और नए संकल्प की प्रतीक है। मैं सूरत डायमंड बोर्स के लिए डायमंड इंडस्ट्री को, सूरत को और पूरे देश को बधाई देता हूँ। इसराइल हमास में जारी युद्ध के बीच फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने इस्राएली विदेश मंत्री एली कोहेन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने समाचार एजेंसी एएफपी से बातचीत के दौरान कहा कि फ्रांस गजा के हालात को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि गजा में बहुत ज़्यादा तादाद में आम नागरिक मारे जा रहे हैं। ऐसे में इसराइल गजा युद्ध में तुरंत और स्थायी संघर्ष विराम की आवश्यकता है। फ्रांस की विदेश मंत्री ने आगे जोर देकर कहा कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले में मारे गए इस्राएली लोगों को भी भूला नहीं जाना चाहिए। फ्रांस के अलावा जर्मनी और ब्रिटेन ने भी गजा में स्थायी संघर्ष विराम की मांग की है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने जर्मन विदेश मंत्री के साथ मिलकर गजा में तुरंत और स्थायी संघर्ष विराम की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर लड़ाई का रुकना स्थायी साबित होता है तो लड़ाई रुकनी चाहिए। दोनों विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से ब्रिटेन के अखबार संडे टाइम्स में लेख लिखा है। उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद सिर्फ आज लड़ाई रोकना नहीं होना चाहिए, ये दिनों, सालों और पीढ़ियों के लिए स्थायी शांति हासिल करना होना चाहिए। बता दें कि मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में गजा में तुरंत मानवीय संघर्ष विराम लागू करने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर मतदान के दौरान जर्मनी और ब्रिटेन दोनों ही देश अनुपस्थित रहे थे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों में जुटी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 21 दिसंबर को बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अगले साल के आम चुनाव की रणनीति पर चर्चा और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए अपने चुनाव अभियान को जमीन पर उतारने की योजना तैयार की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। बता दें कि इस कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से 2 दिन पहले यानी 19 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन इंडिया की भी बैठक होनी है। केरल में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बीच राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कल शनिवार 16 दिसंबर को कालीकट यूनिवर्सिटी परिसर पहुंचे। दरअसल एसएफआई ने इससे पहले एक बयान में राज्यपाल आरिफ खान को चुनौती दी थी कि उन्हें पदेन कुलाधिपति के रूप में किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि इस बीच राज्यपाल कल शनिवार को कालीकट यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं और यहां वह आने वाले दिनों में कई निजी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वहीं यूनिवर्सिटी परिसर के गेट के बाहर वामपंथी संगठन की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन को नजरअंदाज करते हुए राज्यपाल ने मजाकिया भरे लहजे में कहा कि उन्होंने किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं देखा। सुरक्षा घेरे में परिसर के अंदर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह किसी से नहीं डरते और आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्र मुख्यमंत्री की ओर से भाड़े पर रखे गए अपराधी हैं। आपको बता दें कि एसएफआई राज्यपाल के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन कर रही है और उनका आरोप है कि आरिफ खान केरल में यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति के रूप में अपने अधिकार का उपयोग कर राज्य की विभिन्न यूनिवर्सिटी के सीनेट में बीजेपी और आरएसएस के उम्मीदवारों को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया है और इसी के साथ अब भारत में अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को भी पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन शुरू हो गया है। बता दें कि 80 वर्षों तक पेंटागन दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत थी, लेकिन यह उपाधि अब गुजरात के सूरत में निर्मित इमारत ने ले ली है। इस इमारत में हीरा व्यापार केंद्र होगा। खबरों के मुताबिक एसटीबी भवन 67 लाख वर्ग फुट से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है और यह सूरत शहर के पास खजोद गांव में है। बता दें कि इसे दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय परिसर के रूप में बताया जा रहा है और इसमें मुंबई के कई हीरा व्यापारियों के कार्यालय भी हैं। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास की ओर मार्च किया और वहां लगे बैरिकेड्स तोड़कर उन्होंने जबरन अंदर घुसने की कोशिश की। ऐसे में पुलिस ने उन्हें तीतर बीतर करने के लिए पानी की बौछार की। दरअसल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता राज्य में खराब कानून व्यवस्था के विरोध में मार्च कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास में घुसने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान युवा कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन को लेकर पंजाब युवा कांग्रेस प्रमुख मोहित मोहिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आम आदमी पार्टी सरकार के तहत राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ हम एकजुट हैं। उन्होंने पंजाब सरकार को टैग करते हुए लिखा कि सरकार की अक्षमता स्पष्ट है, लेकिन एक सुरक्षित और बेहतर पंजाब के लिए लड़ने की हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ है।
उन्होंने आगे लिखा कि इस महत्वपूर्ण विरोध में हमारे साथ शामिल होने वाले सभी लोगों का आभारी हूँ। आपकी आवाज़ें सकारात्मक बदलाव के लिए हमारे आह्वान को बढ़ाती हैं। युवा कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि आज का विरोध प्रदर्शन पंजाब सरकार के लिए एक अल्टीमेटम था। यह पंजाब के भविष्य की लड़ाई है। बता दें कि मोहित मोहिंद्रा ने विरोध प्रदर्शन और पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तस्वीरें भी शेयर की हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा राज्य की कमान संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। दरअसल उन्होंने राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की रोकथाम और उसकी तुरंत जांच के लिए SIT गठित करने और इन अपराधों पर प्रभावित नियंत्रण और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करने का आदेश दिया है। इसे लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कल शनिवार को 2 अलग-अलग आदेश जारी किए। DGP उमेश मिश्रा ने बताया कि इस तरह के मामलों की रोकथाम और तुरंत जांच के लिए एडिशनल DGP VK सिंह के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है। वहीं अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एडिशनल DGP क्राइम दिनेश MN के नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि यह इस्तीफा उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा होने के बाद दिया। पार्टी द्वारा उमंग सिंघार को मध्य प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष बनाने का ऐलान किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रामनिवास रावत नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल थे और फिलहाल वे विजयपुर से कांग्रेस के विधायक हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री की निगरानी में जेलों में नशीली गोलियां बेची जा रही हैं। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि अगर उनके बात गलत साबित हुई तो वह राजनीति छोड़ने के लिए तैयार है। सिद्धू ने कल शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कानून व्यवस्था, ड्रग माफिया, जेल, हाईकोर्ट ने हफ्ते में पॉलिसी मांगी है। CM भगवंत मान जेल मंत्री हैं, उन्होंने क्या किया? जेलों के अंदर नशीली गोलियां बेची जा रही हैं। अगर मैं झूठा साबित हो गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में BSF द्वारा पंजाब पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने के संदिग्ध 75 व्यक्तियों की सूची देने के बाद उठाए गए कदमों पर पंजाब और हरियाणा सरकार से स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।